ओके, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके, फाइन बच्चों, फाइन, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, बढ़िया। सो अगेन पीयूष सर आपके सामने है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, और मजा आने वाला क्लास के अंदर, क्योंकि हमने बेसिक्स पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे, राइट? आई थिंक हमने क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन खत्म कर दिया, राइट? सब सारे, यस बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है। ओके, मैं आगे लेके चलता हूँ। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने ये देखा था टेक्स्ट बुक में, ये है कि इसमें आपके टोटल 5 लॉस है। ठीक है ना, 5 लॉ इसके अंदर है, जो कि आपके एग्जाम में थियोरी वाले पार्ट में इसका इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, क्योंकि थियोरी वाले पार्ट के अंदर लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बहुत सिग्निफिकेंट मार्क्स स्कोर कर सकता है। ठीक है ना, तो पहला लॉ हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है ना, तो लॉस कंजर्वेशन मास किसने दिया था? एंटोनियो लोविशियर के अंदर दिया था। आई थिंक बचपन से हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बारे में। तो आप भी जानते हो, दैट इज अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके जो मास है और एनर्जी है, दैट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो ये हमने काफी बेसिक पार्ट है, जो हम लॉस ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में पढ़ाई करते हैं, राइट? ओके, सो तो हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, हम एक सिंपल ये चीज बोल सकते हैं, दैट इज मास एंड एनर्जी, that is mass and energy can neither be created nor it can be destroyed। ठीक है ना, तो ये बेसिक वाला पार्ट है, इसको आपको इतना ज्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ये काफी सिंपल वाला पार्ट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के बारे में। ठीक है ना, आई थिंक आपने ये पूरा पार्ट एग्जाम पढ़ा, स्कूल में पढ़ा भी होगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? जी सर बच्चों, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जी बेटा, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था, आपने सही बोला, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास था। डेफिनेट प्रोपोर्शंस के बारे में पूछा मैं, व्हाट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? A pure chemical compound are very same element in combined together by weight. by weight। ओके ओके, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शंस के बारे में, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, प्रोपोर्शंस के बारे में बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, एक रेशियो आता है, क्या आता है, एक हमारा रेशियो आता है। ठीक है ना, तो हम उसको कैसे वे में आपको हम इजी वे में समझ सकते हैं। अब सपोज करो बेटा, सपोज करो मैं इसका सबसे स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, ए केमिकल, एक केमिकल कंपाउंड, a chemical compound always contain same element combined इन फिक्स रेशियो। together, very good बच्चा, बहुत बढ़िया, together in fixed या तो same proportion by mass, है ना, by mass। अब देखो, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे इसका स्टेटमेंट, ये हमने क्या लिखा है, इसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो
हुआ क्या था, जो जोसेफ प्राउड्स थे ना, जो साइंटिस्ट थे, वो क्या करते, बहुत सारा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे, ठीक है ना। तो लोग वो देख रहे थे, आपने ये देख सकते हो, अगर मान के चलो मैंने लिया वाटर, क्या लिया मैंने, वाटर लिया। अब देखो, अगर मैं वाटर कहाँ से लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ रिवर गंगा से, मैं वाटर लेके आता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं बोलता हूँ कि मैं रिवर तापी में से लेके आता हूँ, गुजरात के रिवर है तापी करके, ठीक है ना। और उसके बाद तापी, ओके। थर्ड में लेता हूँ, अच्छा हिमाचल में आई थिंक सतलुज है ना, Yes, sir. सतलुज रिवर, Yes, sir. ठीक है ना। अब देखो, तीनों ही रिवर्स क्या डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं गंगा का पानी लेके आता हूँ, उसमें क्या होगा, H2O होगा, जिससे मैं क्या बोलूंगा, उसके अंदर आप ये बोलोगे सर, उसके अंदर 2 मोल्स आपका हाइड्रोजन है और आपका 1 मोल क्या आपका ऑक्सीजन है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 2:1 का प्रोपोर्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2:1 का फॉलो हो रहा है। सेम चीज अगर आप तापी रिवर से अगर आप वाटर लेके आ रहे हो, तभी भी क्या होगा, सेम रेशियो फॉलो होगा, दैट इज कितना होगा, 2:1 फॉलो होगा। इवन सतलुज का पानी अगर आप लेके आओगे, उसमें भी जो आपका केमिकल कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, आपका 2:1 ही फॉर्मूला बनेगा, है ना। बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बनेगा। Yes, sir. जी बच्चों, अब देखो, अब क्या हो रहा है, अब क्या किया, जोसेफ प्राउड साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, ठीक है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक चीज को, मतलब कि कंपाउंड ए था, मान के चलो वो कंपाउंड क्या था, वो कंपाउंड हमारा ए था, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, वो जो एक कंपाउंड था उसको नेचुरल लेके आए, मतलब कि नेचर से लेके आए, और वही एक कंपाउंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंथेटिक सिंथेटिक लेबोरेटरी में बनाया। क्या किया उन्होंने, सिंथेटिक लेबोरेटरी में बनाया। उन्होंने क्या देखा, चाहे हम नेचुरल लेके आए और वो चीज को अगर हम उसके एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन को देखते हैं, तो क्या होगा, वो उसके सेम प्रपोर्शन होगा, क्या होगा, वो सेम प्रपोर्शन फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम उसी चीज को लैब में बनाते हैं, तो भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, सेम प्रपोर्शन ही होगा, मतलब कि ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, उसमें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब क्या, अगर आप नेचुरल वही चीज को लेके आओ और सिंथेटिक का वही चीज को बनाओ, ठीक है ना, तभी भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो जैसे बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे मैं आपको टेबल सामने आ रहा है। अब देखो टेबल में क्या आ रहा है बच्चों, देखो एक नेचुरल सैंपल है और एक आपका सिंथेटिक सैंपल है ना। अब देखो नेचुरल सैंपल में हमारे नेचुरल सैंपल में कॉपर का प्रोपोर्शन कितना है, आप बोलोगे कॉपर का प्रोपोर्शन है 51%, ठीक है ना। कार्बन कितना है, आप बोलोगे 9%, और ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर 38% बोलोगे, है ना। अब ये बोलोगे, अब देखो बच्चों, अब हम ये बोल सकते हैं, जब उसी चीज को क्या किया उन्होंने उन्होंने सिंथेटिक बनाया, मतलब कि लैब में जब उसको ग्रो किया या फिर बनाया, तब भी कॉपर का परसेंटेज क्या था, 51% था। कार्बन क्या था, 9% था। और ऑक्सीजन कितना था, 38% में था, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इन सब का मतलब ये है, चाहे हम उस सेम एलिमेंट को, कंपाउंड को नेचुरली बनाए, या सॉरी नेचुरल लेके आए या सिंथेटिक लेके आए, दोनों का जो प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, ये समझ गए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Yes, sir. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो स्पर्श, बेटा आप हैंड शो मत करिए कि डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। जब आपको कोई सवाल हो तभी आप पूछिएगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, हम शांति से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो Yes, sir. जी, अब देखो, अभी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के प्रोपोर्शन के बारे में। अब देखो नेम में क्या है, मल्टीपल, नेम में क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही एलिमेंट्स का क्या होगा, एक ही एलिमेंट से करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे वो, More than one हाँ compound. हाँ, वेरी गुड बच्चा, क्या होगा, मोर देन 2 कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। और वो जो कंपाउंड उनका भी रेशियो कैसा होगा, एक फिक्स्ड मास ही होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड मास ही फॉलो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ,
जैसे मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पर क्या, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, आप बोलोगे इससे वाटर बना, दैट इज H2O बनाता है। लेकिन बेटा वही सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम लेते तो क्या बनाएगा, हमारा H2O2 बनाएगा। वो क्या होता है हमारा बेटा, वो होता है हमारा हाइड्रोजन पर वेरी गुड, क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है, पेरोक्साइड होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं 1/2 क्या लेता हूँ, मैं 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे बेटा, अब ये बोलोगे हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 16 ग्राम मैंने वाटर लिया, और मैं क्या बना, मैंने बनाया 18 ग्राम वाटर बनाया। ठीक है, अब सेम सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अब ये बोलोगे बेटा कि सर मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और मैंने क्या लिया 32 ग्राम, क्या लिया मैंने 32 ग्राम लिया, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में क्या था 1/2 किया, लेकिन सेकंड वाले इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं 1/2 नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, क्या मिला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। लेकिन जब आप बात करोगे हाइड्रोजन के प्रोपोर्शन का, अगर मैं बोलता हूं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ओके, ये ऊपर वाला हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में हाइड्रोजन मास कितना है 2 ग्राम है, इक्वेशन 2 में हाइड्रोजन मास कितना है 2 है, तो इसका रेशियो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे रेशियो, आप बोलोगे सर रेशियो क्या होगा 1:1, क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऑक्सीजन के बारे में बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर हम पहले वाले इक्वेशन में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन 16 ग्राम है और सेकंड वाले इक्वेशन में क्या हमारा ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो जब हम इसका रेशियो निकल तो क्या होगा 1:2 1:2 बनेगा, क्या बनेगा 1:2 मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी आप क्या नोटिस करो यहाँ पर, अभी आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हैं, होल नंबर रेशियो आ रहा है। हाँ, कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो एक ही एलिमेंट है, ये हमारा एक ही एलिमेंट है ना, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है उससे क्या हो रहा है, एक हम क्या बोल सकते हैं, वो एक सिंपल रेशियो है, होल नंबर रेशियो फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो फॉलो कर, हाँ। तो आपको जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखोगे एग्जाम में, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल लिखना मस्ट है, जिससे क्या होगा जो आप लिख रहे हो टीचर समझ पाएगा कि हाँ कि ये जो लड़का लड़की लिख रहा है वो एक्चुअली सही लिख रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम वेरी गुड, चलिए तो हम अभी आगे बढ़ सकते हैं, Yes, sir. चलिए यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में, किसकी बात करें, गैसेस वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं ना। अब देखो जब भी हम कोई भी गैस के बारे में बात करें तो क्या होगा, हम उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, क्या होगा वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो गैसेस, जो गे लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम के बारे में क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये होगा। अब सेम एग्जांपल में वाटर लेता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि आपने लिया यहाँ पे हाइड्रोजन, आपने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन प्लस आपने लिया यहाँ पे ऑक्सीजन, और आपने क्या बनाया, आपने वाटर बनाया, क्या लिया आपने वाटर बनाया, तो आप क्या बोलोगे बेटा, हम ये बोलेंगे सर मैंने 100 ml वाटर, क्या लिया मैंने 100 ml हाइड्रोजन लिया, 50 ml मैंने ऑक्सीजन लिया और मैंने क्या बनाया, मैंने 100 ml वाटर बनाया, क्या बना 100 ml वाटर बनाया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमें सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेंटेन करना होगा, ठीक है ना, तभी हमारा गे-लुसेक लॉ ऑफ प्रॉपर वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक बच्चे ने मैसेज किया है, मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, बहुत सही उन्होंने लिखा है, ये आपका द वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड गैस प्रोडक्ट हैज सिंपल होल नंबर रेशियो एट सेम टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में, मतलब क्या, अगर मैं
टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेम एक जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करे तो क्या मिलेगा, मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 रेशियो है और ऑक्सीजन कितना है 1 रेशियो है, कभी भी क्या हुआ यहाँ पे 2 रेशियो यहाँ पे फॉलो होगा। लेकिन आपको ये ध्यान क्या रखना है कि आपको सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ध्यान रखना है। याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी, अच्छा किसी का बहुत गला खराब था, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा अच्छा लग गया, ठीक है ना, ऐसा लगा करके कि रात को पढ़ाई कर रहे हैं। ओके जी, तो हम आगे बढ़े। Sir, एक बार repeat. Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया, आपको जो टेक्स्ट बुक दिया, हम स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं करें, अभी हम यूज क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो समझने के लिए, क्योंकि एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा ना तो आप उसको अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, हाँ बोलो क्रिश बेटा, हाँ क्रिश बोलो। ओके हाँ, कोई बात नहीं, तो चलिए अभी हम एवोगैड्रो लॉ के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, है ना, एवोगैड्रो क्या थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कुछ लॉ के बारे में बताया, मैं आपको उसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली ध्यान रहेगा वो चीज के बारे में। ठीक है ना, ओके, तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर प्रॉपर्ली एक वर्ड्स लिख देता हूँ यहाँ पर। उन्होंने ये कहा, इफ इक्वल volume of gas, if equal volume of gas provided at same temperature and pressure, the क्या बोलूंगा, they should follow, the gas molecule should have, the gas should have, the gases ले लेता हूँ, gas should have same number of molecules, क्या होगा उनमें, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलो होगा। ठीक है, क्या मैंने स्टेटमेंट राइट लिखा है बच्चों? तो इन्होंने क्या लिखा है, सौरभ ने लिखा है कि अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेरी गुड बच्चा, तो आपको यही स्टेटमेंट आपको एग्जाम लिखना है। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक अपने वर्ड्स में खुद एक स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ कंपाउंड ए और मैं लिखता हूँ कंपाउंड बी या एलिमेंट बी लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ एलिमेंट बी है, उसका हमने लिया 10 ml, कितना लिया हमने 10 ml लिया, और बी कितना लिया, वो भी मैंने 10 ml लिया। ठीक ना, ये मैं क्या बोलूंगा, ये गैस है, एक गैस है, बी भी क्या है, एक हमारा गैस ही है। ठीक है, तो चलो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि इन दोनों ही कंडीशन के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ क्या फॉलो हो रहा है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर को मैंने मेंटेन रखा है। क्या रखा है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर को मैंने मेंटेन रखा है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब हम ये मान के चलते हैं कि एक के अंदर मैं अगर मैं बोलता हूँ कि 1000 मॉलिक्यूल, कितना है 1000 मॉलिक्यूल है, तो बी के अंदर भी कितना मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, बताओ जरा। सर 1000 ही होंगे इसमें। 1000। उसमें भी 1000 हाँ उसमें भी 1000 मॉलिक्यूल्स होगा। 2 सेकंड बच्चों, 2 सेकंड को। ठीक है, तो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस डाउट है बच्चा? No, sir. नो सर। अब देखो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूँ एवोगैड्रो के बारे में। तो हुआ क्या था कि जब एवोगैड्रो उस टाइम पे जब वो रिसर्च कर रहे थे ना, तो इनकी जो बात है वो कुछ सुन नहीं रहा था। तो क्या बोल रहे थे, अरे साइंटिस्ट तो कुछ भी अपना बोल रहे हैं, हम इनको नहीं मानते, है ना, हम इनको नहीं मानते। लेकिन जब फर्दर रिसर्च हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि हाँ जो एवोगैड्रो सर बोल रहे थे वो एकदम सही था, और जो पहले बोल रहे थे ना कि हमारा लॉ बहुत अच्छा होगा, बहुत सही होगा, वो फेल हो गए। एग्जाम्पल पता है कौन सा, डाल्टन्स, है ना। डाल्टन्स अपने आप को बहुत बोल रहे थे कि मैं ही सही कर रहा हूँ, बाकी सब गलत है,
और जैसे वो एवोगैड्रो अपोज कर रहे थे, लेकिन फाइनली क्या हुआ, एवोगैड्रो सर सही हो गए और जो डाल्टन ने जो थ्योरी रखा था वो आपका फेल हो गया। ठीक है ना, तो हमें ये सीख मिलता है कभी भी हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, सारे ही बच्चे अपने आप के अंदर बहुत अच्छे केपेबल हैं। ठीक है ना, आप बस अपने आप पर खुद पे भरोसा रखो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, पक्का आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, गारंटी फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। और एक बात, अगर मैं कुछ अच्छी बात बोल रहा हूँ ना तो आप वाह वाह बोल सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब कि थोड़ा सा एक हंसी माहौल वाला भी चीज रहेगा, तो ऐसा ना लगे कि हम खाली पढ़े ही पढ़े जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमेशा नहीं, कभी कभी। ठीक है, वाह 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 सर, वाह वाह। अरे इतना भी नहीं है। ठीक है ना, इतना भी नहीं था। ठीक है, चलेगा, ज्यादा नहीं, एक ही बार। ओके, चलो आगे करते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। आपको स्क्रीन में दिख रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब देखो बच्चों हुआ क्या। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, मैं बोल कि ये एक्चुअली फेल हो गए सर, फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो बच्चों, हम ये मान के चलते हैं कि मैटर क्या है। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। क्या लिखा है इन्होंने, बोला है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स के बारे में उन्होंने बोला था। 2 सेकंड बच्चा, मतलब ऐसा ये सेट कर लो। ठीक है ना, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। तो इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना, फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट उनका फेल हुआ। क्यों? उन्होंने क्या बोला कि एटम ऑफ छोटा पार्ट में नहीं हो सकता। लेकिन हमने क्या देखा फ्यूचर के अंदर कि जो हमारा एटम है किसके ऊपर उसके सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो उनका ये वाला पार्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना, अब देखो उन्होंने सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास। है ना, अभी मेरी आवाज आ रही है सही से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बीच में मेरी आवाज स्लो हो गई क्या? Yes, sir. ठीक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे माइक को प्रॉपर्ली पकड़ रखूँ। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, हम क्या बात करते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है आइडेंटिकल आइडेंटिटीज। मतलब क्या होगा, उन्होंने ये बोला कि अगर कार्बन है और नाइट्रोजन है तो क्या होगा, कार्बन का क्या होगा, स्पेसिफिक मास होगा और वो मास खाली उसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। वैसे क्या होगा, नाइट्रोजन खुद का मास होगा और मास वो किसी के पास नहीं होगा। लेकिन क्या हो गया, डाल्टन सर का ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। क्यों? हम क्या जानते हैं कि कार्बन कितना आइसोटोप्स हैं, कार्बन के कितना आइसोटोप्स हैं? 3. आप बोलोगे 3। क्या क्या है? Diamond. कार्बन 12, 14. कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, अब देखो कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ओके, कार्बन 30 का मास कितना होगा, 13 पॉइंट समथिंग होगा, और 14 कितना, 14 पॉइंट समथिंग उसका मास है। लेकिन डाल्टन सर ने क्या कहा, डाल्टन सर ने तो ये कहा कि अगर कार्बन है तो उसका कोई दूसरा मास हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या हुआ, वो जो आइसोटोप्स एंड आइसोबार वाले जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो वहां पे वो गलत हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलो, यस सर। जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखो उन्होंने क्या बोला, द कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। हाँ, ये इनका जो पार्ट था ये इनका सही हो गया। जो ये बोल रहे थे ना, एक प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो बनेंगे, वो फिक्स्ड रेशियो में बनता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला कि इन ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। तो क्या हुआ, इस सर का ये वाला बात भी एकदम सही हो गया। तो मेजर वाला पार्ट क्या था, बेसिकली जो हम स्टार्टिंग में पढ़ा कि 2 पार्ट जो था मेजर वाला वो हमारा सर का थोड़ा सा फेल हो गया। कौन सा? एक तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स के बारे में, मतलब कि हम एटम से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पे वो फेल हो गए। और सेकंड कहाँ पे फेल हो गए, वो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, समझ गए बच्चों?
ओके Yes. Yes. चलिए Yes. तो मैं अभी आगे, तो अभी हम आगे बढ़े जी, बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलिए अब देखो वाई, हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, तो अब देखो वाई डाल्टन्स थ्योरम, तो क्या क्या बोला, दिस थियोरी कुड एक्सप्लेन द लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, केमिकल कॉम्बिनेशन जैसा कैसा हो वो तो बता पा रहा है, लेकिन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मतलब कि जैसे फिक्स टेम्परेचर प्रेशर में रखते थे, तो वो वाला पार्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और क्या लिखा था, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स के बारे में, तो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि सेम एटम सेम से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्यों कर रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से क्यों कंबाइन कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन गैस बना रहा है या हाइड्रोजन गैस बना रहा है ना, तो सेम एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करें एक दूसरे के साथ, वो भी हम बता नहीं पा रहे थे, कौन, डाल्टन से। ठीक है बच्चों, समझिए वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, अभी देखो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पॉइंट से देता हूँ। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है ना, क्लासिफिकेशन पढ़ा, टेम्परेचर के डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, देन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे और एक बात है कि एनसीईआरटी में जो बेसिक पार्ट है ना, हम उसको कवर अप नहीं कर पा रहे, क्यों, जैसे कि अभी आपका जो चैप्टर से जो मेन पार्ट है हम उसी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसमें किसी को डाउट है तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो बच्चों, अगर आपके पास अभी किताब है तो फटाफट क्या करो, आप किताब पे जाइए और एक बार देखिए, अभी तो जो भी पढ़ा उसमें तो डाउट था, क्योंकि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। ये जो पार्ट है ये आपका कोर पार्ट है जो आपका एग्जाम में आएगा। और क्या होगा, जो आपका किताब पे लिखा नहीं है ना ये चीजें, जैसे कुछ वैल्यू डायरेक्ट आ गई हो, वैल्यू कहाँ से आई है, तो वो मैं आपको इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज कोई भी एकदम शांति से समझे सुनिए, और पहले वाले पार्ट में को डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। मम्मी जी। ओके, सो थैंक यू आप सब वेट करने के लिए। चलिए अब देखो, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप एक वर्ड में क्या बोलोगे बेटा, तो बता पाएगा मुझे एटॉमिक मास के बारे में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो आप हेल्प करिए। 1/12th mass of a C12 isotope. ये तो डेफिनेशन है ना, ये तो आपने Sir, डेफिनेशन बता दिया, तो आप sir, क्या बोलोगे mass of element compared to आप, हाँ 1/12 of carbon. ये भी आपने डेफिनेशन बोला, एकदम सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप गलत बोल रहे हो। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, Mass of the atom. Sir, mass of Mass मास of ऑफ एटम, atom. क्या बोलोगे आप, मास ऑफ एटम के बारे में बोलोगे, है ना। और अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर मास के बारे में, तब उसका डेफिनेशन सिंपल फॉर्म में कैसे दोगे बच्चा, कैसे Mass दोगे, Mass of mass compound. हाँ Mass तो of आप क्या compound. बोलोगे, Known as हाँ तो molecular mass. Mass of molecule. Mass of compound. Mass of molecule. ओके, आप तो सही बोल रहे हो। अगर मैं होता तो मैं कैसे बोलता, मैं ये बोलता सर मॉलिक्यूल, जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एटम। हाँ डिफरेंट एटम्स हैं। मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल्स में क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। और जब सर उन सब एटम के मास इसका सम ही होगा मॉलिक्यूलर मास। बस हो गया, तो मतलब कि डिफरेंट एटम के जब आप उसके मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास को मल्टीप्लस कर दे तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। ये हमने देखा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। अब देखो बच्चों, अभी आपने क्या बोला एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे यहाँ नहीं लिखता मैं, तब तक मैं स्टेटमेंट लिख देते, कुछ आपको दिखेगा। तो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट में लिखा होगा दैट एटम्स आर टू स्मॉल विद द डायमीटर
and weight approximately 10⁻27 kg, it is not possible to measure the mass directly, है ना, क्योंकि वो इतना छोटा सा पार्टिकल है, हम उसे मास से सकते हैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिलेटिव स्केल, या तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक हमें चाहिए रेफरेंस, क्या चाहिए हमें, एक रेफरेंस चाहिए, कि हमें उस रेफरेंस से हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सबका मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, समझ गया Yes, sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. जी बेटा, अभी अभी आप में से किसी को पता है कि अभी हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं या मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा टेक्निक से, Yes, sir. यस कौन सा टेक्निक से बेटा, यस सर पता है। Number of वो neutrons plus number of protons. ओके। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, मास को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे हाइड्रोजन को, क्या करते थे, हाइड्रोजन एटम को यूज, मतलब कि हाइड्रोजन से ऐसे रेफरेंस यूज किया जाता था, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, नहीं हाइड्रोजन का यूज नहीं करते, ठीक है ना। अभी हम किसको रेफरेंस यूज करते हैं, हम कार्बन को रेफरेंस यूज करते हैं, किसको, कार्बन को रेफरेंस करते हैं, और वो भी कौन सा कार्बन, C12, मतलब कि C12 आइसोटोप को रेफरेंस मानते हैं। हमने क्यों C12 को रेफरेंस माना, तो बता सकता है, हमने क्यों कार्बन 12 को रेफरेंस माना, ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिर्फ कार्बन 12 को हम रेफरेंस मान सकते हैं, हमने क्यों सोडियम को सर नहीं माना। हाँ बोलो। सर इसके वैलेंस चार्ज जो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ना वो तो ठीक है, मतलब कि आपने अच्छा ट्राई किया, आप थोड़ा सा पहुंच गए, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, और कोई ट्राई करना चाहेगा, हम क्यों कार्बन 12 ही इसको रेफरेंस मानते हैं। सर इसमें क्योंकि एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास Na heavier than 1/12 of mass carbon हाँ atom. हाँ राइट राधा, आपने एकदम सही बोला, लेकिन मैं क्वेश्चन क्या है कि हम कार्बन को क्यों रेफरेंस ले रहे हैं, रीजन क्या है सर कार्बन, एग्जैक्टली 12 सर एटॉमिक मास। नहीं ये नहीं है, सर क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मास नहीं है। नहीं ये भी नहीं है, सर कार्बन 12 is one of the सर isotope. क्योंकि एटॉमिक नंबर के बिल्कुल डबल है। नहीं, मतलब कि आप ट्राई कर अच्छा कर रहे हो, लेकिन नो डाउट ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, ठीक है ना, ट्राई से करो, थोड़ा सा और पास में आओ। Isotope is the most evident isotope of carbon. या एकदम सही बोला केशव ने, भी एकदम सही बोला पकड़ा, कि हम जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप यूज करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब कि अगर मैं बोलूँ ना, सबसे ज्यादा उसका मास, मतलब कि अगर आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको कार्बन 12 मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक बात ये भी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल भी है, ठीक है ना, क्या आपका स्टेबल भी है, मतलब कि आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा और आपको स्टेबल भी है, ठीक है ना, ये आपका रीजन है इसके बारे में, ठीक है ना। फाइन, तो आप सभी ने बहुत अच्छा ट्राई किया, एंड आई एम रियली अप्रिशिएट कि आप ऐसे ही ट्राई करोगे ना तो पक्का कोई ना कोई तो आंसर देगा ही देगा, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, फाइन, अभी हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अब देखो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे देख लो। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया, एक सिस्टमेटिक फॉर्म किया, उन्होंने क्या बोला, हम क्या करेंगे, हम उसको एक AMU क्लासिफाई करेंगे, मतलब AMU मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट, और हम उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास यूनिट, मतलब उसको बोलते हैं स्मॉल यू, है ना, ये आपने देखा होगा। हम क्या यूज करते हैं, या तो हम AUM यूज करते हैं या तो U यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बता बच्चों, जैसे हम ये लिखते हैं कि AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 10⁻⁻27 ग्राम, ये वैल्यू कहाँ से आया, तो कोई बता पाएगा मुझे, ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आया। हेलो सर मास स्पेक्ट्रोमीटर से मिले करके। हाँ वो तो आया है, ठीक है ना, वो तो वेरीफाई करते, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन से कहाँ से आया ये वाला पार्ट, ट्राई कर सकते हो, तो बता सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ना, बहुत अच्छे से आप बता रहे थे, तो आप अगर ऐसे एंगेज हो तो क्लास में एक एनवायरनमेंट बनेगा कि हाँ समझ रहे प्रॉपरली, बता सकते हो कि ये वैल्यू कहाँ से आया।
सर हाइड्रोजन के Mass of So one C12 C12 upon atom. atomic 1 mole. हाँ आदि आप ट्राई कर, आप थोड़ा ट्राई करिए बेटा। सर हेप्टोग्राम नंबर Mass of से C12 upon 1 mole. The value of 1 mole. ओके आप थोड़ा पास आए थे। हाँ अंकित आप कुछ बोल रहे थे बेटा। The mass of one C12 isotope upon 12. हाँ ये आपने से बोला। हाँ सुजल आप बोल रहे थे, आप कुछ ट्राई कर रहे थे सुजल। सर हाइड्रोजन के एटम का मास सर हाइड्रोजन का तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक बार डिराइव करते हैं, ठीक है ना। डिराइव करें, चलिए। तो अब देखो Yes, बच्चों, sir. और एक बात है, हम आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एम है ना, ये हमारा होता है डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना। इट इज डायमेंशनलेस यूनिट, ओके। एम की क्वांटिटी है। मेरी आवाज आप सभी को प्रॉपर्ली आ रही है ना? Yes, sir. Yes. तो चलिए Yes, sir. हाँ तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या देखा था, हमने ये देखा था दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 into mass of one carbon 12 एटम, ये है, ठीक है ना। ये हमें 1 AMU की वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अभी तो देखो ये वैल्यू हमें पता है, 1/12 हमको तो हम पता चल गया, लेकिन ये मास ऑफ 1 कार्बन का कैसे निकालेंगे? तो हम क्या बोल सकते हैं, अब ये बोलो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप ये बोलोगे Sir, क्या होता है? 6 होता है 6. ना। हाँ 6 होता है। तो आप क्या बोलोगे बेटा? अब ये बोलोगे सर उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और आपका और 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बोलोगे। अब ये बोलोगे, फिर आप क्या बोलोगे? सर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आप क्या बोलोगे? सर ये तो आपका न्यूक्लियस के अंदर आता है, ये हमारे कहाँ आता है? हमारा न्यूक्लियस के अंदर आता है। और ये छोटे इलेक्ट्रॉन से कहाँ पे? हमारे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है ना। मैं सही जा रहा हूँ, राइट? yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर मुझे फाइंड करना है मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, तो मैं क्या बोलूंगा? मास हमें कहां से मिलता है? आप बोलोगे न्यूक्लियस में, तो क्या होगा? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, आप ये बोलोगे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो, अब अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रोटॉन का जो मास है वो क्या होता है? नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। क्या है? जो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? 6 प्रोटॉन को मैं 6 न्यूट्रॉन के लिखा मैं 6 न्यूट्रॉन लिखा मैं 6 प्रोटॉन के इक्वलेंट मान लूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं 6 + 6 कितना होता है? तो आप क्या बोलोगे? सर 12p होता है, मतलब 12 प्रोटॉन होता है ना। अभी आप क्या बोलोगे? सर मास ऑफ प्रोटॉन, जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है उसका वैल्यू क्या आता है? आप बोलोगे सर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये बोलोगे तो हमें अभी हम क्या मिल जाएगा? अभी हमें मिल जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इतना पार्ट समझ में आया? अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने ये निकाला कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम का, ये हमने मास निकाल दिया, ये वाला मास हमने निकाल दिया। यहां तक किसी कुछ डाउट है क्या? No, sir. ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? ये जो वैल्यू हम इस AMU के फॉर्म लिखेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मैं ये बोलूंगा, है ना। अब आप क्या बोलोगे? सर ये पूरा पार्ट क्या है? आप बोलोगे सर ये पूरा पार्ट है हमारा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्या होगा? ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मिलेगा। तो आप फाइनली कंक्लूजन क्या बोल सकते हो? अब ये बोल सकते हो कि सर हमारा जो 1 AMU की वैल्यू कितनी आती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आती है। तो सोचो कितना अगर मैं बोलूं 1 AMU, तो आप सोचो कितना छोटा है 1 AMU।
और आप ये बोल सकते हो सर 1 mu की वैल्यू किसके बराबर है, आप ये बोल सकते हो सर मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है ना। हाँ शिवानी कुछ पूछे थे बेटा आप। No, sir. हाँ तो ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया, ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर्ली पक्का समझ में, अच्छे से सबको समझ में आया ये वाला पार्ट। Yes, Yes, yes. yes, Sir. sir. Yes. देखो देखो बच्चों ये वाला पार्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम स्टॉप बाय आराम से स्लो से समझिए, ठीक है ना। ओके आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो अभी, तो क्या अभी आपको याद रह जाएगा। ओके मैं रिपीट करूं बेटा, शुक्ला जी। Yes, sir. जी जी चलिए। Yes, sir. ओके तो मैं कौन से पार्ट से रिपीट करूं, आप मुझे वो बता दीजिए। The mass of one carbon 12 atom वाला से, जहाँ पे हाँ 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन लिया। हाँ ठीक है, तो हाँ जी मैं नोट्स भेज दूंगा। तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम मास निकालते हैं, मास क्या होता है, आप ये बोलोगे कि सर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, आप ये बोलोगे न्यूक्लियस से। तो आप क्या बोलोगे न्यूक्लियस में क्या होता है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है ना, ये आप बोलोगे। फिर आप ये बोल सकते हो कि सब जो प्रोटॉन का जो मास होता है और न्यूट्रॉन का जो मास होता है क्या होता है, वो नियरली सेम ही होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना, यहाँ पे जो मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा था, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा था ना, उसको मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या किया, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन है, तो मैं क्या किया, मैं लिख दिया 12 प्रोटॉन, मैं क्या लिख दिया 12 प्रोटॉन लिख दिया। फिर मुझे क्या पता है, प्रोटॉन का मास पता है, तो मैंने क्या किया 12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। अभी समझ पड़ा बेटा आपको। Yes, sir. ठीक Thank है, you, sir. उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 1 AUME के फॉर्मूले में डाल दिया। हमारा जो 1 AUME का जो फॉर्मूला वो क्या कहता है, 1 AUME इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मतलब कि कार्बन 12 एटम का वो एक कार्बन का मास हमें चाहिए। तो हमने क्या किया 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू पूरा वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन। तो फिर क्या हुआ, आपका ये जो ये 12 था, आपका ये 12 और आपका ये 12 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा, ये वाला आपको वैल्यू बचा, है ना। तो देखो होता क्या है ना, स्कूल्स में क्या होता है कि ना बेटा न्यूट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, क्यों, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बहुत कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 10⁻³ होता है। कितना होता है 10⁻³ मतलब कि वो तो और भी छोटा हो गया, तो इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। सच पड़ा बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकते, क्यों, उसका मास तो और भी छोटा है। समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई डाउट है। और एक बात बच्चों, तो स्कूल में क्या होता है, ये वाला पार्ट आप प्रॉपर्ली ऐसे लिखाते नहीं है, तो अभी आप प्रॉपर्ली लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। Yes, sir. अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मजा आ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम ट्राई करके बहुत एंगेजिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, काफी अच्छे से डिटेल वाइज में जा रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास, तो मैंने ये जो लिखा पूरा ना, ये वही है कि हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ तो अगर मैं देखो और एक बात यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये टॉपिक है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो हमने क्या लिखा, हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, तो लेकिन और एक बात है, वाई वी नीड एवरेज एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास से तो काम चल जा रहा था, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास की क्या जरूरत पड़ी, हमें एवरेज एटॉमिक मास की क्यों जरूरत पड़ी, तो बता सकते हैं बच्चों। सर क्योंकि कुछ एलिमेंट से जो आइसोटोप में एग्जिस्ट करते थे, सर उनका एवरेज लेके हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ना है। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप ये बोल सकते हो, यस बच्चों एकदम सही पकड़े। तो आप ये बोलोगे कुछ एलिमेंट से क्या हो सकते हैं दो, निपुण आप भी बहुत अच्छा ट्राई करते हैं, आपने भी सही आंसर दिया था, ठीक है ना। तो
हम क्या बोल सकते थे कि हाँ कि आप हम ये बोल सकते हैं जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके क्या है, उनके डिफरेंट आइसोटोप्स है, ठीक है ना। तो हर आइसोटोप का मास अलग होगा, हमें क्या करना पड़ता था, हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना पड़ता था, ठीक है ना। तो समझ गया वाला पार्ट। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके फाइन। चलिए अब देखो बच्चों, कुछ चीजें हैं आप ट्राई को निकालने के, ठीक है ना। अच्छा ये जो दिख रहा है आपको, टेबल दिख रहा है आपको, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है रिलेटिव यस एटॉमिक सर। मास, है ना। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या आपका, वो आपका एवरेज एटॉमिक मास ही है, वो क्या आपका एवरेज एटॉमिक मास ही है, ठीक है ना। अब देखो जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन का है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया है, 35.45 दिया है। मतलब क्या आप ये बोल सकते हो जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटोप्स है, क्या उसके दो आइसोटोप्स है। आप ये बोलोगे सर एक है हमारा क्लोरीन 35, एक है हमारा क्लोरीन 37, है ना। तो इन दोनों के अलग अलग मासेस है, तो मैंने क्या किया, दोनों के जो मास उसको मल्टीप्लाई किया, किससे, उसके नेचुरल अबंडेंस से, किससे क्या, उसके नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो हम इसको कल प्रॉपर्ली कंटिन्यू करेंगे, ओके फाइन। चलो और एक बात है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। CO2 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो बेटा, CO2 का। Sir, 44. 44। वेरी गुड। अब कैसे करोगे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिखो 12 प्लस 2 इंटू 16, तो क्या आएगा 12 प्लस 34, है ना। तो क्या आंसर आएगा आपका 44, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में होगा, ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल हम कल करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए और एक काम करो आप यूरिया के निकालिए, यूरिया फॉर्मूला पता है यूरिया क्या होता है, यूरिया का CH4 यूरिया का फॉर्मूला पता है बेटा आपको। NH2CO हाँ तो क्या NH2. बोलोगे, ये होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला होता है, ओके। चलो बच्चों इसका फाइंड आउट करो, इसका मॉलिक्यूलर मास, कम ऑन वेरी गुड फास्ट, कितना आएगा यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कम ऑन बच्चों बोलो। 16 16 60 ओ 60, हाँ हाँ, 60 ग्राम पर मोल। जी तो आप क्या बोलोगे अभी, Sir, 60 gram per वेरी गुड, mole. हाँ कितना आएगा आपका 60 के आसपास आएगा, ठीक है ना। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट। तो आई थिंक ये वाला पार्ट आई थिंक आपका प्रॉपर्ली बैठ गया है, राइट, ओके फाइन। अब देखो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा मॉलिक्यूलर मास टॉपिक है, उसका अभी हम क्या फाइंड करने वाले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या है बेटा, ट्राई करो। सर 16। सर 16। Sir, 16. हाँ कितना बोलोगे, CH4 कितना होता है आपका, आप ये बोलोगे 16। इसका 12, इसका होता है 1 into 4, तो आपको बोलोगे 16 बोलोगे, 16 U बोलोगे, अदरवाइज एटॉमिक मास यूनिट बोलोगे, ठीक है फाइन। उसका वाटर तो पता ही है कितना होता है 18, अब क्या बोलोगे 18। 18. 82 into 1 प्लस 16, तो कितना हो गया आपका 18 आ गया, ठीक है। तो अको कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, चलो जल्दी फाइंड करो। सर 64। 64 एक बार 180 कैलकुलेट करें, हाँ किसने बोला 180, 180। किसने कहा, Sir, 180. समृद्धि जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो कैसे कर सकते हैं, 6 into 12 प्लस 1 into 12 प्लस 6 into 16, तो अब जब भी इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा आपका आंसर 180 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मोल वाला पार्ट है, हम इसको प्रॉपर्ली कल वापस पढ़ेंगे। और हाँ कल से ही, ठीक है ना, कल से हम क्या करेंगे, फाइन, कल से हम क्या करेंगे प्रॉपर्ली, एक आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है ना, और आपको असाइनमेंट मिलेगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी से क्या होगा, प्रॉपर्ली एक मैथमेटिकल फॉर्म में जाने किसमें, केमिस्ट्री के, जिसमें फॉर्मूलाज, उसके बाद क्वेश्चंस हम कल डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि
मेरा दूसरा क्लास भी है अभी, ओके ना। सो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, और आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझे। सर पीछे के नोट्स। जी, ये जो नोट्स है मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। और पिछले पेज में सारे। हाँ, अभी अभी तक जितना जो भी पढ़े तो बेसिक्स पढ़े, ठीक है ना। अभी वाला पार्ट क्या है वो सब प्रॉपरली करेंगे तो हम कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी आपका दूसरा क्लास है, सो आप मीटिंग लीव कर सकते हो, ओके। और हाँ, कुछ पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हो। सर खाना आज भी बाद में खाना है, खा लिया है? बाकी है, चलो ठीक है। बाकी है अभी भी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा। क्लास में मजा आ रहा है ना? क्लास में मजा आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। Good night, sir. यस सर। क्लास में मजा आ रहा है बेटा आप सभी को? यस गुड सर। नाइट Yes, sir. यस सर। सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो Yes, मच। sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय। Bye, sir. हाय Good सर। night, sir. Good night, sir. जी बाय बेटा, बाय बेटा।